नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी के साथ केरल की वायनाड संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस इसे जहां उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में जनाधार को मजबूत करने की अहम रणनीति का हिस्सा बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे अमेठी में हार के डर को कारण बता रही है। बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस के साथ अनेक मंचों पर साथ खड़े होने वाले वाम दल कांग्रेस के इस फैसले से नाराज हैं। सीपीएम के नेता प्रकाश करात ने कहा कि कांग्रेस देश में बीजेपी से नहीं बल्कि वाम दलों से लड़ना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस राहुल गांधी को केरल से चुनाव मैदान में उतार रही है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में समझेंगे कि इस राजनीतिक माहौल में कांग्रेस का वायनाड प्लान क्या है, असल में राहुल गांधी को वहां से चुनावी रण में उतारने के पीछे की रणनीति क्या है और विपक्षी दलों की चिंता या फिर आलोचना की वजह कितनी मजबूत या कमजोर हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। शेखर अय्यर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर, स्वागत है आपका। निर्मल पाठक हैं, संपादक भाषा से। निर्मल जी, स्वागत है। यतिन गांधी, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, आपको भी स्वागत है। शुरुआत शेखर साहब, क्योंकि दक्षिण भारत में आपकी अच्छी खासी पकड़ उन राज्यों के हिसाब से, वायनाड क्या वजह दिखती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि दक्षिण में जनाधार को मजबूत करना और जो उसकी लोकेशन है वो 3 राज्यों के छूती है। नहीं, देखिए, पहले सबसे ये इस पे अहम बात ये है कि वाकई इस पे कांग्रेस का कोई स्ट्रेटजी इसमें रहा है, ये मुझे डाउट लग रहा है। क्योंकि केरल वैसे ही एलडीएफ का वहाँ पे शासन चल रहा है 2016 से, और वामपंथियों को ये चुनाव में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। लोकल इश्यूज कई हैं, उसमें सबरीमला भी है, कुछ बाकी समस्या भी है। लेकिन इस समय राहुल गांधी जी को जब उनके सामने ऑफर आया था, केरल के अलावा तमिलनाडु से भी था, कर्नाटक से भी था और महाराष्ट्र ने भी ऑफर किया था। लेकिन पहले तो ये मैसेज था कि राहुल गांधी केवल अमेठी से ही लड़ेंगे। उसके बाद पता नहीं कैसे इसको इस नतीजे पे पहुंचे कि राहुल जी को वहाँ से लड़ना है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल यही है कि जिस तरह आपने बताया कि वामपंथी में जिस तरह रिएक्ट किए हैं, इससे लग रहा कहीं ना कहीं एक सेकुलर ऑल्टरनेटिव, एक फ्रंट दिखाने की जो कोशिश रही है विपक्ष का, उसमें बड़ा डैमेज हुआ है। और इससे पहले हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में काफ़ी टॉक्स हुआ, लेकिन 2 सीट जो सिटिंग एमपी सीपीएम के थे वो चाहते थे वो दोबारा लड़े। उसमें एक है मोहम्मद सलीम के, जो वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन है। तो उस बीच में उसी में से झगड़ा शुरू हुआ, जब सबको पता है कि सीताराम येचुरी जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी है और राहुल गांधी के बीच में अच्छे कोऑर्डिनेशन है, अच्छे रैपोर है। लेकिन उसके बावजूद ये फैसला जो हुआ है अभी वायनाड से लड़ना, क्यों पहले तो अलायंस वहाँ नहीं हो पाया वहाँ पे बंगाल में, और दूसरा ये वाला, तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी वो कांग्रेस अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड कर ली है। नहीं, सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई अभी वामपंथी के साथ भी करना, जब आपका मेन ये है जो विरोधी हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी, लेकिन आपने इसको क्यों डाइवर्ट कर दिया है? और वैसे क्या राहुल जी के लिए कोई तकलीफ था अमेठी में? लेकिन जब से ये बात शुरू हुई, जब से ये ऑफर आना लगा, जो हमारे केंद्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी लगातार 10-15 दिन वहाँ अमेठी में शुरू कर दिए थे कि राहुल जी भाग रहे हैं। तो वाकई जब ये वाला बात तो मतलब घोषणा जब हुआ कल, तब स्मृति ईरानी को लग रहा भाई हम तो कह रहे थे जा रहे। उसके बाद हमने देखा बीजेपी की प्रतिक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स की वजह से देखने से भी राहुल के लिए ज़्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है। रिस्की है बहुत। नहीं, रिस्क नहीं है, लेकिन एक ऑप्टिक्स भी होता है कि भाई चुनाव में देखिए मोदी जी 2 जगह से लड़ना, या 99 में जब सोनिया ने तय किया कि वो 2 जगह से लड़ेगी, बेल्लारी से भी लड़ेगी और रायबरेली से भी लड़ेगी, उसका मैसेज अलग था क्योंकि उनका उस पर पहला कदम था, क्योंकि उन्होंने 98 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी, फिर 99 लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उस समय और इस समय फर्क है। या जब इंदिरा गांधी की भी बात की है, देखिए वो सिचुएशन अलग है और आज की सिचुएशन अलग है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस स्ट्रैटेजी के लिए ये कोई ज़्यादा फायदा हुआ मुझे नहीं लग रहा है। ओके निर्मल, आपके नज़रिए से राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश की रण, वहाँ पर इस तरीके से गठबंधन नहीं बन पाया,
और फिर जाकर वायनाड के मैदान में उतरना, और वायनाड से लोग कहते हैं कि क्या, जैसे कि शेखर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तो मोर्चा खोल ही रखा था कांग्रेस ने, अब लेफ्ट के साथ भी मोर्चा खोल दिया। पता नहीं, देखिए वायनाड से मुझे इस लॉजिक ये बहुत ज़्यादा वो नहीं दम नहीं लगता उसमें कि बीजेपी के साथ 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 उन्होंने लेफ्ट के साथ मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक में बीजेपी का केरल में बीजेपी का उस तरह का जनाधार नहीं है। वहाँ बीजेपी लड़ जरूर रही है पर बीजेपी मेन फोर्स वहाँ पे नहीं है। तो बीजेपी को वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ लड़ाई किस तरह से प्रभावित होगी, ये जो एक गैर भाजपा दलों की लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ अगर मान लिया जाए तो वो किस तरह से प्रभावित होती है, ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि लेफ्ट इस पे ओवर रिएक्ट कर रहा है और हो सकता है ये लेफ्ट के अंदर जो झगड़ा है सीताराम येचुरी और प्रकाश करात के बीच में वो भी इसमें उसकी भी भूमिका इसमें हो कुछ ना कुछ, इस मामले को जिस तरह से बढ़ाया गया है। राहुल गांधी अगर लेफ्ट ये कह रहा है कि इससे सेकुलरिज्म के खिलाफ बाकी दलों की लड़ाई कमज़ोर हो रही है तो लेफ्ट की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जितनी कांग्रेस की है। अगर वो अपने को सेकुलर दल मानते हैं तो लेफ्ट को ऑफर करना चाहिए था कि ठीक है राहुल गांधी, अगर आपको अमेठी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से लड़िए, हम अब यहाँ आपको सेफ सीट दे रहे हैं, हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, आप करिए देश भर में प्रचार फ्री होकर के, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जितनी जिम्मेदारी, अगर आप उस बेसिस पर राहुल गांधी को कोस रहे हैं तो उसमें तो आपकी भी जिम्मेदारी है। मुझे ये लगता है कि यहाँ क्योंकि अमेठी, देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं उसमें राहुल गांधी किसी तरह का रिस्क अमेठी में नहीं लेना चाहते थे। अभी पता नहीं रिजल्ट किस तरह का आएगा क्योंकि खबरें इस तरह की, अभी तक इस तरह की खबरें हैं कि राहुल गांधी को अमेठी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चुनाव निकालने में, पर अभी बहुत टाइम है और दोनों जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं उसमें किसी भी तरह का जोखिम कांग्रेस मेरे ख्याल से अपने अध्यक्ष के लिए नहीं ले सकती थी वहाँ पे। इसलिए उनके लिए एक सेफ सीट, जैसे शेखर जी ने कहा कि उनको ऑफर कर्नाटक से भी था, तमिलनाडु से भी था, वहाँ महाराष्ट्र से भी था, वहाँ वो नहीं गए क्योंकि इन तीनों ही जगहों पे उतना निश्चिंत होकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते जितना केरल में वायनाड सीट पे। लेकिन तो ये उसके पीछे मुझे एक महत्वपूर्ण कारण लगता है। बाकी जो वाम दलों की चिंताएँ हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं। लेकिन जितिन, अगर सेफ सीट की तरफ ही देखें तो तमिलनाडु जहां पर डीएमके के साथ गठबंधन है ज़्यादा सेफ हो सकता था। कर्नाटक में आप जेडीएस के साथ चुनावी रण में है, वहां पर भी कई सीटें ज़्यादा सेफ हो सकती थी। या फिर कांग्रेस की जो दलील है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव उन्होंने लड़ा तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार या जो आसपास के राज्य थे वहाँ पर उसका इम्पैक्ट हुआ, कुछ वही रणनीति राहुल गांधी 2019 में दोहराने की कोशिश वायनाड से कर रहे हैं। देखिए वायनाड जो है वो नॉर्थ केरला में है, उत्तरी केरला में है। एक तरफ वहाँ पे जो है तमिलनाडु उसके साथ लगता है, दूसरी तरफ कर्नाटका लगता है, मैसूर का जो इलाका है वो लगता है उसके साथ। तो उस तरह से एक ट्राई जंक्शन सा तो है। तो दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता राहुल गांधी को सेफ सीट की ज़रूरत थी अमेठी के बाहर। राहुल गांधी को जो बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो पिछली बार था, उसमें भी उनका जो गैप है 1 लाख वोट से ज़्यादा था। तो ऐसा नहीं लग रहा कि, और जो अमेठी से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की सीट खतरे में है। सवाल ये है कि जैसे शेखर जी ने जिक्र किया सोनिया गांधी का कि वो 98 में आई और फिर 99 से वो बेलारी में लड़ी, उसी तरह से दिसंबर 2017 में राहुल ने फॉर्मली जो है पार्टी की कमान संभाली। तो बतौर प्रेसिडेंट उनका ये पहला इलेक्शन है। तो अमेठी से उठ कर के वो एक तो अमेठी में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा वो दक्षिण भारत में भी चला गया, केरला में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके लिए इसमें मल्टीपल मैसेजेस हैं। एक तो बीजेपी के लिए ये मैसेज है कि आपने जब प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी जी, जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़े तो वो गुजरात से लड़े, अपने गढ़ से लड़े और उन्होंने वाराणसी चुना। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि हमारी पैन इंडिया पार्टी है और बीजेपी के मुकाबले साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, ठीक है रीजनल फोर्सेस वहाँ पे ज़्यादा हावी हैं, तो एक मैसेज ये जाता है कि हम अपने प्रेसिडेंट को साउथ इंडिया से भी फील्ड कर सकते हैं। तो केरला से उन्होंने फील्ड किया। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज जाता है, संगठन को मैसेज जाता है कि भले ही कांग्रेस कोशिश कर रही है कि एक सेकुलर फोर्सेस जो हैं उनके साथ मिलकर के ये चुनाव लड़ा जाए बीजेपी के खिलाफ, बट ये बात सच है कि कांग्रेस 44 से 244 पे नहीं जाने वाली। तो ये कांग्रेस का इलेक्शन नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दलों का इलेक्शन है।
तो उसमें कांग्रेस अपने आप को किस हद तक छोंकना चाहती है उसका सबूत इससे मिलता है कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना चाहती है। जब कांग्रेस पिछला इलेक्शन इतनी बुरी तरह हारी थी, उस वक्त भी उसके पास 11 करोड़ से ज़्यादा वोट थे। तो कांग्रेस एक ऐसी पैन इंडिया पार्टी है जो बीजेपी को चुनौती देना चाहती है, लेकिन उसको असल खतरा जो है वो क्षेत्रीय दल है उनसे है। लेकिन जो शेखर कह रहे थे कि जिस तरीके से वायनाड को चुना गया है और अब तक आप विपक्ष के तौर पर एक सामूहिक एकता की बात कर रहे थे, लेकिन केरल में जो वाम का एक आखिरी गढ़ कहा जाता है जहां उनकी सरकार, वहां पर जाकर आप उनके खिलाफ अगर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता का जो आप सपना खुद आगे करना चाह रहे थे, फोर्स कर रहे थे, उसको झटका नहीं होगा? देखिए, इसमें जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, उसका भी असर होता है। अगर वहाँ पे एलडीएफ जो है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और यूडीएफ को लगता है कि वो इस चुनाव में एलडीएफ से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो अपने आप एक सेफ सीट हो जाती है, एक तो एलडीएफ के किसी भी कैंडिडेट के लिए। और दूसरा इसमें बेसिकली ये मैसेज देना कि हम भले ही इस चुनाव में अलाइन कर रहे हैं दूसरे दलों के साथ, पर हमारा जो लॉन्ग टर्म जो गोल है वो ये है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से बढ़ाया जाए कि वो अपने आप में सक्षम हो बीजेपी को टक्कर देने में। और जो रीजनल जो रीजन्स हैं जहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल ही पिछड़ गई है, वहाँ रीजनल फोर्सेस को टक्कर देने में। बाकी निर्मल, जो बात जितिन कह रहे हैं कि संकेत या संदेश देने की कोशिश है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, एक फिर उसके लिए उसी रीज़न को क्यों जहाँ पर आप लेफ्ट के साथ सीधे टकराएंगे, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केरल एक ऐसा राज्य जहाँ पर बीजेपी का बेस बढ़ सकता है एलडीएफ के एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में, वहाँ पर कांग्रेस उस स्पेस को नहीं देना चाहती बीजेपी को और खुद उसको भरने की कोशिश करना चाहती है। बिल्कुल, ये जो दूसरा रीजन है वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा लॉजिक लगता है, क्योंकि धीरे धीरे बीजेपी वहाँ एक फोर्स बन रही है, अभी नहीं है, लेकिन संघ का केरल में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और वो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा भी रहे हैं वहाँ पे। ऐसे में जैसा वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने अपना काफ़ी प्रभाव उन्होंने बढ़ाया है और उसकी वजह से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी दोनों को वहाँ प्रॉब्लम हुई है, उन्हीं का स्पेस बीजेपी ले रही है वहाँ पे। उसी तरह की स्थिति केरल में भी धीरे धीरे बनेगी, तो एक ये उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए एक कांग्रेस प्रेसिडेंट वहाँ से लड़ते हैं। हालांकि राहुल गांधी उस तरह के, अभी तक उनकी छवि इस तरह की नहीं है। जैसे अगर हम कंपेयर करें कि 2014 में नरेंद्र मोदी तब के मुख्यमंत्री वो बनारस से आके लड़ते हैं, तो उस समय एक तो नरेंद्र मोदी का प्रभाव उस समय बहुत ज़्यादा माना जा रहा था, दूसरा यूपीए की हालत बहुत ख़राब थी जो चुनाव में गया था उस समय। तो ये माना गया कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अगर बनारस से लड़ेंगे तो वो आसपास की सीटों को भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। बट राहुल गांधी को एक तो अभी कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो प्रोजेक्ट नहीं किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किए गए हैं, बाकी अपोजिशन की तरफ से तो छोड़ दीजिए उसको। तो वो उस तरह का प्रभाव जैसा नरेंद्र मोदी की वजह से बनारस और आसपास की सीटों पर पड़ा, ऐसा केरल में चुनाव लड़ने से कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रभाव पड़ेगा, उसका मैं उसको नहीं मानता। पर ये ज़रूर है कि अगर राहुल गांधी वहाँ से लड़ेंगे, और केरल ऐसा राज्य है जहाँ अगर आप संगठन की बात करेंगे तो केरल अकेला ऐसा राज्य होगा जहाँ कांग्रेस का संगठन सबसे मजबूत है। पर फिर भी क्योंकि जिस तरह से और वोट बैंक, क्योंकि जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे अगर भारतीय जनता पार्टी या संघ वहाँ बढ़ता है तो वो कांग्रेस के वोट पर पहले सेंध लगाएगा, उससे सीपीएम को भी नुकसान होगा। वहाँ सीपीएम जिस तरह सीपीएम का अपना जो सपोर्ट बेस है वो भी संघ उसको भी नुकसान पहुँचाएगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो एक ये उसको बचाने की कवायद के तहत अगर इसको देखा जाए तो माना जा सकता है। पर इस वजह से कि राहुल गांधी के अमेठी के साथ साथ वहाँ चुनाव लड़ने से आसपास के राज्यों में या आसपास की सीटों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, उसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती। शेखर, वाकई केरल में बढ़ते बीजेपी के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने की एक दांव हो सकता है, ये कितना प्रभावी होगा ये दांव? नहीं, ये लॉजिक मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा स्ट्रेटजी इस पर गया है। देखिए, आप ऐसे इलाके चूज़ किए वायनाड, वहाँ पे हिंदू संख्या बहुत कम है, मुस्लिम और क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया है वो। वायनाड में पिछले बार भी आपके कांग्रेस ने जीता था, शाहनवाज जीते थे, लेकिन उनका मार्जिन कम होता गया 20,000। वहाँ पे जो नियरेस्ट राइवल हैं वो सीपीएम के,
और दूसरा चीज़ क्या है कि सीपीएम के लिए आज बंगाल अपना गढ़ तो नहीं रहा, त्रिपुरा भी खो गए, केवल उनके लिए केवल केरल ही बचा है और इसीलिए वो उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और 20 सीट है वहाँ पे। वैसे ही कहा जा रहा है कि भाई इस बार लेफ्ट फ्रंट को 6 से 7 सीट जीतना भी मुश्किल है और वैसे यूडीएफ की स्थिति, क्योंकि वो विपक्ष है और नेचुरल बेनिफिशियरी है क्योंकि वहाँ पे यूडीएफ और एलडीएफ, तो ये कोई बड़ा मैसेज इसमें था, बड़ा सोच था, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एक केवल यही कारण था कि कर्नाटक या तमिलनाडु होता तब कांग्रेस को अपने अलाइंस पे डिपेंडेंस होता। मान लीजिए तमिलनाडु जाते, जैसे शिवगंगा की बात की थी, जो एक समय चिदम्बरम रिप्रेजेंट करते, आज उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु होता तो फिर आप डीएमके पर निर्भर करते क्योंकि उनको भी मदद चाहिए। कर्नाटक होता तो फिर आप जनता दल सेकुलर का। ये केवल एक ही जगह है जहाँ पे पूरा कांग्रेस का है और कॉन्स्टिट्यूंसी भी कंपोजिशन ऐसा है, वहाँ पे हिंदू 38-40% से नहीं है, बाकी मेजॉरिटी यूडीएफ की एरिया। और केरल में वहाँ की जो, अगर आप पॉपुलेशन हिसाब से देखा जाए, एलडीएफ को माना जाता है कि हिंदू पार्टी क्योंकि ज़्यादातर सपोर्ट वहाँ मिलता है। तो यूडीएफ जो है वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का सपोर्ट ज़्यादा है। तो वहाँ पे जाके आपने ऐसा एक खेल खेला है जिसका फर्स्ट डिस्टर्बेंस तो सीपीएम को हुआ है, बीजेपी को नहीं हुआ है। सीपीएम को पिनराई के, क्योंकि वैसे ही सीपीएम में दो विचारधारा चल रहा था। एक है भाई हमें अपना लेफ्ट का अपना आइडेंटिटी रखना चाहिए, बीजेपी के मुकाबले के नाम पे हम ज़्यादा कांग्रेस को मदद नहीं करनी है, लेकिन उस विचारधारा थोड़ा दब गया था क्योंकि सीताराम येचुरी को और एक टर्म मिला जनरल सेक्रेटरी बन के। और येचुरी माना जाता है एक प्रकार से अच्छे एडवाइज़र हैं, सोनिया से भी उनके अच्छा संबंध है, राहुल से भी है। और जब कर्नाटक चुनाव में जब अलग अलग करके लड़े, कांग्रेस भी लड़े, जेडीएस भी लड़े और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट होके आए, लेफ्ट का काम काफ़ी था बिहाइंड द सीन, ये दोनों देवगौड़ा और कांग्रेस को इकट्ठा लाने और बीजेपी को रोकने में। तो इतना सब मदद करके अब लेफ्ट को लग रहा है भाई ये तो फिर हमारे ऊपर ही हो गया, हम निशान बन गए। लेकिन ऐसे में जतिन, इस दांव से नुकसान की क्योंकि कई लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला चुनाव यूपी जैसे स्टेट में और जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया और आप दक्षिण की एक सीट पर जाकर दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं, क्या बड़े खतरे या रिस्क जो हैं इससे जुड़े होते हैं? हाँ, रिस्क तो है इसमें रिस्क तो यकीनन है। अगर आप हार जाते हैं तो आपके लिए मतलब बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा, तो ये रिस्क तो वहाँ पर रहेगा। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जबकि एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है, वहाँ पे जो वायनाड जो सीट है वहाँ पे 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें 4 लेफ़्ट के पास हैं और 3 यूडीएफ के पास है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी सेफ सीट है। जो वहाँ पे 5 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं वो सभी लेफ़्ट के पास हैं। जो 50 पंचायत हैं उसमें से 29 लेफ़्ट के पास हैं और 21 यूडीएफ के पास है। बट जहाँ हम बात करें, एक तो ये नेशनल इलेक्शन है, दूसरा हम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तीसरा ये जो शेखर सर जो कह रहे थे उसी चीज़ को मैं उसी लॉजिक को लेते हुए लेकिन थोड़ा सा पलट के आपको देखना, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप तमिलनाडु से कोई सीट लड़ते हैं तो आप डीएमके पे डिपेंडेंट हैं, तो आपकी पार्टी सक्षम है वो चुनाव लड़ने के लिए, ये संदेश नहीं जाता अगर आप जीत जाते हैं। यही बात कर्नाटका में है, वहाँ पे आप जेडीएस पे डिपेंडेंट है। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी और अगर वो जीत जाते हैं तो जैसे शेखर कह रहे थे ऑप्टिक्स की बात, तो ऑप्टिक्स में इसमें बहुत मदद मिलेगी। और सच बात तो ये है कि राहुल बहुत साल से मतलब बाहर जो प्रचार चल रहा है कि राहुल जहाँ मतलब पिछला इलेक्शन जो था बिल्कुल पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट हो गया, मोदी बनाम राहुल हो गया। अब की बार भी अब कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वैसा चुनाव ना हो, इसलिए शायद जो कह रहे थे निर्मल के, अभी तक कांग्रेस ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया राहुल को उस तरह से कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। तो राहुल के साथ एक तो ये रहा कि वोटर को कन्विंस कर पाना कि वो एक ऑल्टरनेटिव है। दूसरा, अपनी पार्टी के भीतर भी, जब तक ये 3 स्टेट्स नहीं जीते थे सेंट्रल इंडिया वाले, तब तक अपनी पार्टी के भीतर भी उन्हें दिक्कत आ रही थी एक मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पे उभरने में, जो इन इलेक्शंस के बाद वो उभरे हैं। तो अपनी पार्टी में भी कन्विंस करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी कन्विंस करना, कहाँ यही वो शख्सियत है, यही वो शख्स है
जो लॉन्ग टर्म पार्टी को चला सकते हैं और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस के जो पुराने दिन थे उनके करीब ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सब भी हमें देखना होगा। लेकिन निर्मल, उत्तर भारत में जिस तरीके से, क्योंकि यूपी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव रण में होते हैं, उत्तर प्रदेश से ही गठबंधन जहां पर कांग्रेस को जगह नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश से ही पारंपरिक आपकी सीट यानी कि कांग्रेस की सीट वहां पर रही राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, यहाँ के अलावा दूसरी सीट से जाना और वो भी दक्षिण की तरफ, क्या एक गलत संदेश के तौर पर अगर पॉलिटिकल पार्टी या विपक्षी दल उसे भुनाने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को और राहुल गांधी को? उससे वो डिपेंड करेगा कि विपक्षी दल इसको किस तरह से रेज करते हैं और कांग्रेस उसका किस हद तक काउंटर कर पाती है। क्योंकि 2 सीट से चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है और नेता 2 सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। मतलब कांग्रेस में भी सोनिया गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, हर पार्टी दोनों नॉर्थ से और साउथ से चुनाव लड़ा है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने वडोदरा से और बनारस से चुनाव लड़ा। तो कारण अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं और निर्भर करता है कि कांग्रेस कितना इफेक्टिवली जो वो पर्पज बता रहे हैं वहाँ चुनाव लड़ने का, क्योंकि अभी तक तो वो क्लियर नहीं किया है उन्होंने उस तरह से, आगे कैंपेन में किस तरह से उसको काउंटर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसको इशू बनाएगी, पर अभी ये भी देखना बाकी है कि जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये बात आ रही थी सामने कि वो भी किसी दूसरे राज्य से, पूर्व के राज्य से या यहाँ खास करके पूर्व पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में से किसी एक राज्य से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अगर प्रधानमंत्री भी कोई दूसरी सीट पे जाते हैं तो कांग्रेस के लिए सेफ आसानी हो जाएगी, थोड़ा एक राहत मिलेगी। नहीं तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जितना स्ट्रांग है उसमें कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर इसको काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर उन्होंने क्योंकि ये तय किया है तो कुछ सोच समझ के, और ऐसा नहीं कि ये एकदम से तय कर दिया है, इसके लिए काफ़ी दिन से विचार विमर्श चल रहा था, प्रस्ताव मंगाया गया, फिर उस प्रस्ताव के साथ साथ फिर दूसरे प्रदेशों से प्रस्ताव मंगाए गए कि ऐसा न लगे कि सिर्फ वहीं से एक प्रस्ताव आया है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद ये तय हुआ है। अब तय किया तो उन्होंने आगे के लिए उसकी रणनीति भी तैयार की होगी कि अगर इस तरह का प्रचार होता है, क्योंकि चुनाव में ये सारी चीज़ें तो देखी जाती हैं, वो किस तरह से इसको काउंटर करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा कोई आगे, अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा तो इसमें कोई बहुत बड़ा एक इशू बनेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है इसमें। शेखर, कोई रिस्क फैक्टर आपको लगता है उत्तर भारत जैसे राज्यों में के साथ आप जब दक्षिण तरफ गए हैं? नहीं, देखिए वैसे ही इस बार राहुल गांधी के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। और दूसरी चीज़, जब वायनाड में केवल ये वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल नहीं है, अब सीपीएम को, क्योंकि जब राहुल गांधी खुद आ गए, सीपीएम को ये डर है कि इसका असर बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मुकाबला सीपीएम के साथ है। देखिए बीजेपी जैसा पोजीशन कांग्रेस नहीं है। बीजेपी के लिए लेफ्ट भी वही मतलब राइवल है जैसे कांग्रेस है, तो उनके लिए दोनों एक है, लेकिन कांग्रेस के लिए वैसा नहीं है। लेफ्ट इज एन अलाय। देखिए लेफ्ट को आप बीजेपी और लेफ्ट एक ही ये में नहीं है, रह सकते हैं। कम से कम जब तक कांग्रेस उभर के बड़ी पार्टी हो जाती है दोबारा, तब तक, क्योंकि हमने भी देखा वीपी सिंह सरकार बनी तो दोनों लेफ्ट और बीजेपी दोनों मिलकर तो किए थे, वो काल तो अलग जाए। लेकिन आज की तारीख में जब लेफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट अलाय है और लेफ्ट का वो गढ़ है जहां पे उनको 5, 6, 10 जो भी, वैसे ही आपका पोजीशन ठीक था। लेकिन राहुल गांधी जाने के बाद अब लेफ्ट के लिए एकदम चैलेंज लेफ्ट के लिए हो बढ़ गया है, बहुत संक्षेप। इसका राहुल गांधी का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पर फिर भी देखिए अभी ममता बनर्जी ने अभी 2-3 महीने पहले जिस समय संसद का सत्र चल रहा था उस समय सोनिया गांधी को कंप्लेन की कि आपका प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। संसद में उन्होंने उस पर सवाल रखे तो सोनिया गांधी का कमेंट था कि राज्य में हम लोग एडवर्सरी हो सकते हैं लेकिन नेशनल लेवल पे हम फ्रेंड हैं। तो लेफ्ट और कांग्रेस तो वहाँ केरल में पहले से लड़ ही रहे हैं, वहाँ कोई वो मित्र तो है नहीं। केन में इसकी साथ आने की संभावना जो है चुनाव के बाद ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा कि किसकी कितनी सीट आ रही हैं, वो अलग तरीके के समीकरण उस समय बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पर बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था समझौता केस को लेकर हिंदू आतंकवाद का सच, और प्रशांत कुमार लिखते हैं कि आतंकी घटनाओं को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है और इस बम ब्लास्ट में गुनहगारों को न पकड़ पाना हमारे आंतरिक सुरक्षा की पोल खोलता है। आंतरिक सुरक्षा और ताकि मजबूत हो ताकि गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले और आम लोग सुरक्षित रह सकें।
तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।